प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे बहुत समय पहले, इवन सालों पहले, और उसके बाद उसके वीडियो लेक्चर्स लगभग स्टॉप हो गए थे। बट अब इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे और उसी क्रम में आज हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इनके ऊपर बात की थी। उसके ऊपर कुछ थ्योरम्स और रिजल्ट्स भी प्रूफ हमने किए थे। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स के ऊपर, है ना, एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट वेक्टर्स एंड देन उसका सेट, इसके ऊपर बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स करेंगे। और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिस इनइक्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक, सो इट इज़ वेरी ईजी बच्चों। आइए बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक VF इनर प्रोडक्ट स्पेस है एंड देन उसका एक सेट है S, जिसमें कुछ वेक्टर्स हैं α1, α2 एंड डैश डैश αn। तो इस सेट S को हम ऑर्थोनॉर्मल सेट कहते हैं इफ, ऑर्थोनॉर्मल सेट को हिंदी में कहते हैं प्रसामान्य लांबिक समुच्चय, है राइट। सो इट इज कॉल्ड प्रसामान्य लांबिक समुच्चय, ठीक है ना, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। सो इस सेट को हम लोग ऑर्थोनॉर्मल सेट कहेंगे इफ फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि नॉर्म ऑफ एवरी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। दैट इज नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? दैट इज अल्फा आई का अगर अल्फा आई के साथ में इनर प्रोडक्ट लें सो दिस इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। बिकॉज नॉर्म की डेफिनेशन होती है दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट इनर प्रोडक्ट विद दैट, मतलब उसी के साथ में इनर प्रोडक्ट, है ना। तो अल्फा आई नॉर्म इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि यदि हम किसी अल्फा आई का अल्फा जे के साथ में इनर प्रोडक्ट लें तो ये इनर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो 1 होगा अगर I और J बराबर हैं, और 0 होगा अगर I और J बराबर नहीं है। मतलब कि किसी एक वेक्टर का दूसरे के साथ में इनर प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर उसी के साथ में इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वो तो दिख ही रहा है कि उसी के साथ लेंगे तो वो 1 ही होना चाहिए, बिकॉज ये ही डेफिनेशन है किसकी? एक ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर की, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर सामान्यतः जिसकी लेंथ 1 होती है उसको नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। और ऑर्थोनॉर्मल अगर आपने बोल दिया है इट मींस दैट कि उसका किसी दूसरे वेक्टर के साथ में अगर इनर प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो 0 हो जाना चाहिए, ठीक। तो ये है ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन। तो अगर इस सेट के सभी वेक्टर्स इन दो कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो इस सेट को हम लोग ऑर्थोनॉर्मल सेट कहते हैं। आई रिपीट, क्या कहते हैं? ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट जो होता है उसमें हर वेक्टर की जो लेंथ होती है, नॉर्म मतलब लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, है ना, हर वेक्टर की जो लेंथ होती है वो 1 होती है, मतलब कि उसका उसी के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा, पहली चीज। दूसरा, उस सेट के किन्हीं दो वेक्टर्स, डिफरेंट वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0 के बराबर आ जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट। बाकी ऑर्थोगोनल सेट की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑर्थोगोनल सेट की डेफिनेशन क्या होती है उसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूं। ऑर्थोगोनल सेट, तो ऑर्थोगोनल सेट की डेफिनेशन ये है कि भैया एक सेट है S, उसमें α1, α2, α3 डैश डैश αn वेक्टर्स हैं। तो इस S को हम लोग ऑर्थोगोनल सेट कहेंगे अगर इसके किन्हीं भी दो अलग अलग वेक्टर्स का हम लोग इनर प्रोडक्ट करें तो वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, जहां पर I नॉट इक्वल्स टू J है। बाकी अल्फा आई का अल्फा आई के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा इसके विषय में कोई बात नहीं है। केवल ये है कि अलग अलग दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट करोगे तो वो कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम लोग ऑर्थोगोनल सेट कहते हैं। अब ऑर्थोगोनल सेट और ऑर्थोनॉर्मल सेट, है ना, के ऊपर दो रिजल्ट्स हैं बच्चों। पहला रिजल्ट क्या है मैं आपको बताता हूं, और वो पहला अगर आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाला भी समझ जाएंगे। सो द फर्स्ट रिजल्ट इज दैट, रिजल्ट है बच्चों कि सेट ऑफ
ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब कि जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का सेट होता है ना, वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, राइट। सो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स की डेफिनेशन हम लोग यहां पे पढ़ चुके हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है। नाउ एक चीज यहां पर थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि ऑर्थोनॉर्मल सेट की जो डेफिनेशन है उसमें ये वाली कंडीशन आप हटा दो यहां से, बिकॉज ये वाली कंडीशन तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं ऊपर, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 0 इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे। बिकॉज वो जो पहली वाली कंडीशन थी ना, इसी में ही वो एक्चुअल में यही वाली थी। तो इन दोनों को कंबाइन करके उसको लिखा जाता है, ऐसा है ना। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो वो ऐसा लिखा जाता है, इट इज इक्वल्स टू 1 व्हेन आई, ऐसे नहीं, मैं इसको अलग से बताता हूं। देखो, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो अल्फा आई अल्फा जे इनर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1 व्हेन आई इक्वल टू जे एंड 0 व्हेन आई नॉट इक्वल्स टू जे। इस रूप में लिखा जाता है। इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखना हो तो उसको ऐसे लिखा जाता है। मैंने क्या कर दिया था कि सेकंड वाले को इस तरह से लिख दिया था, जबकि उसमें फर्स्ट वाले की जो कंडीशन थी वो भी इंक्लूड हो गई थी ऑलरेडी, ठीक। तो किसी सेट को ऑर्थोनॉर्मल सेट कहेंगे अगर उसके हर वेक्टर की लंबाई 1 हो और किन्हीं दो अलग अलग वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट करें तो दिस बिकम 0, ठीक है। और दोनों को एक साथ इस तरह से लिखते हैं, बाकी ये तो ठीक है। अब हम लोगों को एक रिजल्ट प्रूफ करना है बच्चों, एंड व्हाट इज द रिजल्ट, कि सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, यानी कि जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं इसको। तो लेट, मैं इसी में ही इसको जोड़ दूंगा बच्चों। प्रूफ में बहुत ही आसान सा काम है। तो आप यहां पे सबसे पहले लिखेंगे लेट अल्फा 1, इसको एस नाम दे देते हैं, लेट एस इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा एन इज सेट ऑफ ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स। सो वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें ये वाली कंडीशन मिलेगी, क्या, दिस वन। मैंने यहां पर उसको अब जोड़ दिया इसी के साथ में। तो भाई ये अगर एक ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का सेट है तो कंडीशन ये होगी कि अल्फा और अल्फा जे का इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा अगर दोनों बराबर हैं, और 0 होगा अगर दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब हमें तो इन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है इन वेक्टर्स का स्केलर्स के साथ में, और उसको इक्वल टू 0 लेते हैं। और इक्वल टू 0 लेने के बाद में सारे स्केलर्स को क्या दिखा देते हैं कि 0 है। तो हम यहां पर क्या ले लेंगे, हम लेंगे यहां पर लेट ए आई बिलोंग्स टू एफ, है ना, सच दैट इस तरह से हैं कि a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश an अल्फा n इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या करा कि इन वेक्टर्स के साथ में स्केलर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, इट इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ये दिखाना है कि सारे के सारे जो स्केलर्स हैं ये सब 0 होंगे, जबकि इस लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है ना, राइट। सो दिस इज योर 1। हम इस पूरे के पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन को एक वेक्टर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ध्यान रखना, लीनियर कॉम्बिनेशन हमने 0 जरूर लिया है, बट ये अपने आप में एक वेक्टर है, बिकॉज 0 भी एक वेक्टर ही होता है। तो हम दोनों और क्या करेंगे, इन वेक्टर्स का किसी दूसरे अल्फा आई के साथ में इनर प्रोडक्ट ले लेंगे। यानी कि आप ऐसे समझो, दिस इंप्लाइज दैट, इसको अगर हम लोग समेशन के रूप में लिख दें तो वी कैन राइट दिस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई अल्फा आई इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर, सपोज दैट एनी वेक्टर, सपोज दैट हमने ले लिया अल्फा के वेक्टर, है ना। तो अल्फा के बिलोंग्स टू एस के लिए हमने इसमें इनर प्रोडक्ट ले लिया दोनों और।
तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फा आई के साथ में अल्फा के का इनर प्रोडक्ट ले लिया हमने, बराबर में 0 और अल्फा के का इनर प्रोडक्ट। अब 0 के साथ में किसी भी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो 0 ही आता है, तो राइट साइड में तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब कि स्केलर भी है और वेक्टर भी है, और ये केवल एक वेक्टर है, ठीक। अब आप इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लीजिए, तो जब आप इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेंगे ना बच्चों, तो ये इनर प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा, मैं बताता हूं। इसमें से ये ए आई क्या है, बाहर आ जाएगा, और आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट समेशन बाहर आएगा, आई इज इक्वल टू 1 to n, ए आई बाहर आ जाएगा, और अल्फा आई कॉमा अल्फा के का इनर प्रोडक्ट बराबर में 0 आ जाएगा। नाउ लुक, इसको ध्यान से देखिए। अब ये अल्फा आई और अल्फा के का इनर प्रोडक्ट है। ध्यान देना बच्चों कि ये इससे कंफ्यूज मत होना कि ये ए आई बाहर कैसे चला गया, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि यदि ए अल्फा के साथ में बीटा का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू ए अल्फा कॉमा बीटा हो जाता है। तो अल्टीमेटली ऐसे कई सारे वेक्टर्स के साथ में हमने लिया है, और इसी तरह का एक और रिजल्ट हमने पढ़ रखा है ना, वो 2 वेक्टर्स के लिए है। कैसा बताता हूं, देखो, ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा का अगर इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो दिस इज ए अल्फा कॉमा गामा प्लस बी बीटा कॉमा गामा आ जाता है। तो भाई यहां पर 2 थे, 2 कॉम्बिनेशन था, 2 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन था, तो ये आया। यहां पर n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो सारे के सारे जो a और b हैं, जो ए आईज हैं, वो बाहर आ जाएंगे और अंदर ये आ जाएगा। तो ये आपके सामने इस तरह से आ गया बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये अल्फा आई और अल्फा के वास्तव में किसके वेक्टर्स हैं, s के ही वेक्टर्स हैं। तो डेफिनेटली इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 होगा, क्योंकि जब i और j बराबर नहीं होंगे तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इट मींस दैट कि ये k तो फिक्स है। अब ये i बदलेगा, 1 से लेकर n तक जाएगा। तो आपने ये जो भी लिया हो k, मान लो कि ये 10 लिया है, तो जब ये i बदलते बदलते 10 के पास पहुंचेगा तो ये दोनों का इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, है ना। और बाकी जब ये 1 2 3 4 6 7 8 जो भी रहेगा तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग ये हो गया कि दिस इज इक्वल टू समेशन में वो सब 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे, केवल एक बचेगा जो k वाला आएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास में ए के इनर प्रोडक्ट ए के इज इक्वल्स टू 0, और बाकी तो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये बचा। अब यहां पर इन दोनों का इनर प्रोडक्ट जब k और k बराबर हो जाएंगे तो ये जो इनर प्रोडक्ट है, यहां पे बता देता हूं बच्चों में, ठीक है ना, इधर। तो AK का AK के साथ में इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, और बराबर में ये 0। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो AK वेक्टर है, ये अल्फा के और अल्फा के का इनर प्रोडक्ट, सॉरी ये हमने गलती से AK लिख दिया, जबकि ये अल्फा के कॉमा अल्फा के हो जाएगा। तो अल्फा के का इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे वेक्टर्स हो गए, तो AK बराबर आपके पास में 0 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में जो AK है ये 0 आ गया है, और ये जो K है ये लाइज कर रहा है किसके बीच में, n और 1 के बीच में, 1 भी है और n तक भी है। बिकॉज अभी आपने यहां पर अल्फा K का करा था, आप अल्फा 1 का करोगे, अल्फा 2 का करोगे, 3 का करोगे, सबका सब जब बारी बारी से करोगे तो सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इट मींस दैट, दिस मींस दैट कि a1 a2 डैश डैश an बराबर क्या है, सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो किसके बराबर हैं, 0 के बराबर है। और जैसे ही सारे के सारे स्केलर 0 हो जाते हैं, जबकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपने 0 ले लिया था, तो जैसे ही सारे के सारे स्केलर 0 हो जाते हैं, इट मींस दैट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट बन जाता है। तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने ये प्रूफ किया कि जो सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और उसके लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। ऐसा प्रूफ आ सकता है तुम लोगों को पेपर में। सेट लेना है,
उसकी कंडीशन लगानी है भाई, ऑर्थोनॉर्मल सेट की कंडीशन ये लगा दी। फिर इसके बाद में लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया आपने, बिकॉज लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लेना पड़ेगा। फिर आपने उसको समेशन के रूप में लिखा, देन इसके बाद में आपने दोनों और अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इनर प्रोडक्ट जो है ये वाला तो 0 हो गया है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये स्केलर बाहर आ गया तो दिस वन। अब ये यहां पर इसकी जो वैल्यू है ये इस समेशन की जो वैल्यूज बदलेंगी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां पर जैसे ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये बचा रह जाएगा और बाकी जितने भी हैं वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि जब i और j अलग अलग होते हैं तो इस इनर प्रोडक्ट की वैल्यू यानी s के जो वेक्टर्स हैं उनकी जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है बच्चों। तो ये 0 हो जाएगा एंड सॉरी बाकी सब 0 हो जाएंगे, ये अल्फा के और अल्फा के बचा रह जाएगा बस केवल, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बिकॉज ये सब ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं और a के बराबर 0 हो जाएगा, इट मीन सारे के सारे स्केलर 0 हो जाएंगे, है ना। एंड दैट्स ऑल, यही आप लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, है? तो ये रिजल्ट यहां पर कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसी रिजल्ट जो है वो ऑर्थोगोनल सेट के लिए भी प्रूफ किया जा सकता है। मतलब इसी रिजल्ट को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि द सेट ऑफ ऑर्थोगोनल, नॉर्मल की जगह ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का जो सेट है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन यहां पर सेट ऑफ नॉन जीरो लगाना जरूरी है बच्चों, नॉन जीरो। वहां पर तो क्या था कि सारे वेक्टर्स जो ऑर्थोनॉर्मल होते हैं उनकी लेंथ 1 होती है, तो वो तो 0 होते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी लेंथ 1 है। लेकिन यहां पे ऑर्थोगोनल की जब बात करेंगे तो सेट ऑफ नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, बिकॉज 0 नहीं होना चाहिए कोई भी वेक्टर। क्योंकि आप लोगों ने जब वेक्टर स्पेस पढ़ा था तो उसमें एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी सेट में एक भी वेक्टर 0 है तो वो जो सेट होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, बिकॉज 0 वेक्टर हमेशा क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए 0 वेक्टर को हटाइए और जितने भी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ऑर्थोगोनल उनको लीजिए। तो हमें ये दिखाना है कि वो जो सेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, सेम चलेगा बिल्कुल कि लेट s इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 इज अ सेट ऑफ ऑर्थोगोनल, लगा दीजिए बस यहाँ पे ऑर्थोगोनल, ये GO और ये NaL, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होती है कि अल्फा i और अल्फा j का इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा, वो 0 होगा अगर i और j बराबर नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो लेट ai बिलोंग्स टू f सच दैट, इस तरह से होगा कि दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 0, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर किसी अल्फा k के साथ में इनर प्रोडक्ट ले लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे फिर यहां पर बच्चों ये i को, इसको आप यहां तक ले आइए, फिर जब i को आप समेशन के साथ बदलेंगे तो जब अल्फा k और अल्फा, ये i जो बदलते बदलते जब k पर आ जाएगा तो अल्फा k और अल्फा k का इनर प्रोडक्ट जो है वो बस 0 नहीं होगा, है ना। लेकिन जब अल्फा का इस अल्फा k के साथ इनर प्रोडक्ट होगा और ये k इस k के बराबर नहीं आएगा, मतलब यहां पर तो सामान्यतः i चल रहा था, तो जब ये i और k बराबर नहीं होंगे तो वो सारे जो इनर प्रोडक्ट हैं वेक्टर्स के वो 0 हो जाएंगे। तो उन सबको छोड़ दीजिए, बस बचा रह जाएगा कौन सा, जब ये अल्फा k और ये वाला अल्फा i k के बराबर आ जाएगा तो बस वही एक इनर प्रोडक्ट बचा रह जाएगा और ये a के बचा रह जाएगा। अब अल्फा k के साथ में जो इनर प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, कहना सर उसकी वैल्यू हो जाती है दिस इज व्हाट, दिस इज हाँ, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्म ऑफ अल्फा k का होल स्क्वायर। बिकॉज नॉर्म की अपन लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ रखी किसी वेक्टर के नॉर्म की, तो अल्फा k का जो अल्फा वेक्टर का जो नॉर्म होता है वो स्क्वायर रूट होता है अल्फा का अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट। तो अभी यहां पर अल्फा k का अल्फा k के साथ में इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा k का होल स्क्वायर, अल्फा k नॉर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब भाई नॉर्म जो होता है किसी भी वेक्टर का वो कभी भी 0 नहीं होता है,
ये थ्योरम भी हम लोगों ने पढ़ा है जब नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। तो भाई ये जीरो हो नहीं सकता है, तो क्या बचेगा, कहना सर ए के को ही जीरो होना पड़ेगा, तो ए के जीरो हो जाएगा। एंड दिस फॉर ट्रू फॉर ऑल केस लाइज बिटवीन 1 एंड n। तो इट मीन सारे के सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे और s क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यहां पर ये चीज तुम लोग मेंशन कर देना कि नॉर्म ऑफ अल्फा के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब भाई ये जीरो नहीं है और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है और इनका प्रोडक्ट जीरो है, तो ए के को ही जीरो होना पड़ेगा। तो इस तरह से दो रिजल्ट्स हम लोगों ने यहां पर प्रूव किए यूजिंग दिस डेफिनेशन एंड दिस डेफिनेशन। तो इन दोनों डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड ये दो रिजल्ट्स हम लोगों ने किए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज मैथमेटिक्स के इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं जब तक आप खुद लिखोगे नहीं ना तब तक आप पेपर में नहीं कर पाओगे। और मैथमेटिक्स की ये जान है बच्चों कि विदाउट प्रैक्टिस आप पेपर में कभी अच्छा नहीं कर सकते या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम भूल जाते हैं, हमारा पेपर बिगड़ गया है ना, और हमें याद नहीं हो पाता है, हम पढ़ के सब जाते हैं, पेपर में भूल जाते हैं। तो ये केवल लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण होता है बच्चों। इसलिए प्रैक्टिस खूब कीजिए और टॉपिक को समझिए, उसके कंसेप्ट को समझिए और फिर उन कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिस कीजिए, है ना। हमें कभी याद नहीं रखना पड़ता है कि नहाते कैसे हैं, है ना, वो सब प्रोसेस में चलता जाता है बिकॉज हमें पता है कि क्या करना है। वैसे ही सारा का सारा प्रोसेस समझिए कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो आप आसानी से कर पाएंगे बच्चों, है ना। अब एक रिजल्ट और है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर के ऊपर, आइए जरा उसके ऊपर और बात कर लेते हैं। यस बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट दैट रिजल्ट। एंड द रिजल्ट मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है कि यदि अल्फा और बीटा इनर प्रोडक्ट स्पेस VF के दो वेक्टर्स हैं तो ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे इफ एंड ओनली इफ, ये वाला सिंबल जो है वो इफ एंड ओनली इफ का है। नॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बी बीटा स्क्वायर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ। ठीक है ना। ये दोनों ए और बी जो हैं वो क्या हैं, स्केलर्स हैं। वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द वेक्टर स्पेस। ठीक, तो अब हम लोगों को ये बताना है कि भाई अगर ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं तो ये शर्त होगी, और अगर ये शर्त है तो वेक्टर जो हैं वो ऑर्थोगोनल होंगे। तो इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है भाई। हम सबसे पहले मान लेते हैं प्रूफ में कि अल्फा एंड बीटा आर ऑर्थोगोनल, है ना। लेट अल्फा एंड बीटा आर ऑर्थोगोनल। तो अगर ये ऑर्थोगोनल हैं then this implies that what? Then this implies that अल्फा और बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा बच्चों, जीरो के बराबर होगा। दैट्स गुड। अब हम लोगों को जो प्रूफ करना है हम उसका LHS लेके चलते हैं। सो व्हाट इज द LHS? LHS है बच्चों नॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज दैट? इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, इनर प्रोडक्ट ए अल्फा प्लस बी बीटा का ए अल्फा प्लस बी बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट। तो ये आपस में दोनों का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इनर प्रोडक्ट करिए इन दोनों का। तो जब आप इन दोनों का इनर प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो इट इज वेरी इजी। सबसे पहले क्या होगा, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई सबसे पहले इनर प्रोडक्ट होगा ए अल्फा के साथ में इसका। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए अल्फा कॉमा ए अल्फा प्लस बी बीटा। हम चाहते तो ए को बाहर निकाल सकते थे पर अभी निकाला नहीं है, अभी इतना ही रहने दो ऐसे ही, प्लस बी बीटा के साथ में ए अल्फा प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट। ठीक है ना, सिंपली। तो हमने इसमें कौन सा रूल लगा दिया है, हमने इसमें सिंपली जो डिस्ट्रीब्यूशन रूल है इनर प्रोडक्ट का, हम लोगों ने इससे रिलेटेड थ्योरम्स भी पढ़े हैं वो लगा दिए, है ना। मतलब कि ये चीज पहले इसके साथ इनर प्रोडक्ट होगा प्लस ये इसके साथ इनर प्रोडक्ट होगा। अब आप इन दोनों में इनर प्रोडक्ट लगाइए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट होगा तो ये ऐसा आ जाएगा ए अल्फा प्लस फिर इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट होगा तो ए अल्फा का इनर प्रोडक्ट बी बीटा के साथ में प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट ए अल्फा के साथ में प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट बी बीटा के साथ में। अब ध्यान दीजिएगा
कि ये दोनों मिलकर तो क्या हो जाएंगे बच्चों, नॉर्म ऑफ ए अल्फा का होल स्क्वायर, ए अल्फा का ए अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट है। प्लस अब इसकी जो बात है, इसमें से ए बाहर आएगा, लेकिन जब दूसरे वाले जो एलिमेंट है इस बी बीटा के साथ ये बी बाहर आएगा ना बच्चों, तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। ये आप लोगों ने इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, जब अपन ने पहला या दूसरा लेक्चर शूट किया था ना, तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट अपन लोगों ने डिस्कस करी थी। उसमें ये थ्योरम आया था कि यहां से ये बाहर निकलेगा तो बार के रूप में निकलेगा, ठीक है। अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स है तो इस बार का मीनिंग है, और अगर फील्ड रियल है तो इस बार का कोई मीनिंग नहीं होता है। ये बचेगा फिर अल्फा बीटा, प्लस यहां से बी पहले बाहर निकलेगा, ए बाहर निकलेगा तो बार लग जाएगा, एंड दिस इज बीटा अल्फा, एंड प्लस दिस इज नॉर्म ऑफ बी बीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने ये देखा कि अल्फा और बीटा क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो अल्फा का बीटा के साथ या बीटा का अल्फा के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये वाली चीज 0 हो गई, तो इट मींस दैट कि ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ध्यान देना, अगर अल्फा बीटा पे ऑर्थोगोनल है तो बीटा अल्फा पे भी होता है, इसलिए बीटा अल्फा के इनर प्रोडक्ट, अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट दोनों ही 0 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे, और आपके पास में आ जाएगा नॉर्म ऑफ ए अल्फा का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बी बीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये तभी प्रूफ हुआ है जब जब अल्फा का बीटा के साथ में और बीटा के साथ का अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट क्या था, 0 था। तो जब हमने इनको ऑर्थोगोनल माना तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया। अब अगर हम इस रिजल्ट को मान के चलें तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये ऑर्थोगोनल होगा। तो इट इज वेरी वेरी इजी बच्चों, ये बहुत ही आसान होगा। लेकिन इसको करोगे कैसे, देखो यहां पर समझाता हूं मैं। अब हम लोग ये मान के चलते हैं, क्या बच्चों मान के चलते हैं, कन्वर्स है ना। तो कन्वर्स में हम लोग ये मान के चलते हैं कि नॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा का होल स्क्वायर बराबर नॉर्म ऑफ ए अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बी बीटा का होल स्क्वायर। ये हम लोग मान के चलते हैं, इट इज राइट, ठीक। अब इसको जब ओपन करोगे, है ना, ध्यान रखना अभी हम अल्फा और बीटा को ऑर्थोगोनल नहीं मान के चल रहे हैं। अब इसको ओपन करो, ये वाला तो चल रहा है राइट, इसको ओपन करो। तो जब इसको ओपन करोगे ना बच्चों, तो तुम्हारे पास में ये वाली चीज आएगी, इतनी हुई चीज। ये देखो अपन ने इसको ओपन करा था जब, तो ये सॉल्व होके इतना आया था। तो डायरेक्ट यहां पर ये वाली चीज यूज कर लो, नॉर्म ऑफ ए अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए बी बार अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट प्लस ए बार बी बीटा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट प्लस नॉर्म ऑफ बी बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं, प्लस बी बीटा का नॉर्म का होल स्क्वायर बराबर में नॉर्म ऑफ ए अल्फा का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बी बीटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। तुम्हारे पास में क्या बचा बच्चों, तुम्हारे पास में बचा ये और ये। ध्यान देना कि दिस इंप्लाइज दैट ए बी बार अल्फा बीटा प्लस ए बार बी बीटा अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा बीटा का बार बराबर में 0। ध्यान देना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब दो कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका क्या है, ये उसका संयुग्मी है, हिंदी में इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो, तो जब उनको आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास में आता है 2 रियल पार्ट ऑफ ए बी बार, है ना। किसी एक को ले लो क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के बार हैं। तो किसी एक का रियल पार्ट अल्फा बीटा बराबर में 0। मतलब कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दूसरा उसका कॉन्जुगेट जब जोड़ा जाता है तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाता है और रियल पार्ट ऐड हो जाता है 2 टाइम्स। तो ये अपने पास में आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, ये 0 होगा नहीं, है ना, क्योंकि दिस इज अ रियल पार्ट, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये वाली चीज, अब इनर प्रोडक्ट जो है ना, ये वाला चीज आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास में अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज दीज आर द स्केलर्स, ठीक।
तो ये अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा, और जैसे ये 0 हो जाएगा तो आप कह देंगे कि A इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, नॉट A, अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा। क्योंकि अगर दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब वो दोनों ही क्या है, आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो ये रिजल्ट बच्चों इस तरह से प्रूफ होगा। एक्चुअल में मैंने ये क्या करा था, मैंने ये चेक करा था कि ये ए बी बार, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, तो इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आएंगे। तो जस्ट मैंने ए बराबर ये माना, बी बराबर ये माना, ए बी बार निकाला, ए बार बी निकाला, तो वो दोनों भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे थे। और जब वो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ में कोरिलेट होंगे तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जो आपस में जब जोड़ेगा तो केवल रियल पार्ट देगा। तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो क्रॉस चेक कर लिया मैंने। नाउ ये रिजल्ट जो है, यही रिजल्ट कुछ और भी बन जाता है अगर आप इसमें ए और बी को क्या कर दो, 1-1 कर दो। तो जब आप ए और बी को 1-1 कर दोगे तो यही रिजल्ट ऐसा बन जाता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक, तो यही क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि अल्फा और बीटा दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस वीएफ में, इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। तो ये एक और क्वेश्चन तुम्हारा यहां से बन जाता है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज की जो क्लास थी उसमें ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का सेट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का सेट, दोनों की लीनियर इंडिपेंडेंसी के ऊपर बात करी। और फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन लिया जिससे एक और क्वेश्चन बन रहा था, इसके ऊपर डिस्कशन किया। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेसल्स इनइक्वालिटी के ऊपर बात करेंगे, ठीक। और अगर अभी तक आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और भर दीजिएगा। वो केवल इसलिए है ताकि आपके साथ में मैं जुड़ा रहूं और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे साथ में शेयर हो जाएं, ताकि कभी भविष्य में 5 साल 10 साल बाद कभी आपसे बात करनी हो तो बात कर सकूं। लेकिन फ़ोन नंबर मत बदलना और ईमेल भी मत बदलना, ठीक है। तो गूगल फॉर्म को भर देना और मुझे सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पर भी, जो फेसबुक प्रोफाइल है उसमें अब 5000 से ज़्यादा फ्रेंड्स को बच्चों में जोड़ नहीं सकता हूँ, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर आके ज्वाइन करिए, मेरे साथ जुड़िए, है ना, ताकि एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हम लोग बने रहें, ओके। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक। लाइक बटन भी दबाई देना, है ना। कई बार क्या होता है कि हमारे वीडियोस की जो रेटिंग होती है वो आपके लाइक्स और सब्सक्राइबर्स क्लिक से बढ़ती है, जिससे हम और दूसरे बच्चों तक पहुंच पाते हैं। तो ये पहले मुझे नहीं पता था, इसलिए कुछ नहीं बोलता था मैं, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं बोलने लगा हूं। तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपके सामने होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।